गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 71 और इसमें हमने करना है आर एनवायरनमेंट का चैप्टर, जो कि हमने पहले ही स्टार्ट किया था। और जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आपको फूड चेन के बारे में बताया था। तो फूड चेन जो है दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल in this environment, in our environment, is dependent on some in other individual for its food। और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? किसी भी प्लांट से। सो प्लांट आर द प्रोड्यूसर्स। उसके बाद कोई भी एनिमल जो प्लांट को खाएगा और फिर कोई एनिमल जो उस एनिमल को खाएगा। तो इस तरह से वो फूड चेन बन जाती है, डिपेंडिंग ऑन कौन किसको अपने फूड के लिए यूज़ कर लेता है। बट आपने देखा होगा कि कोई एक एनिमल नहीं है जिसको सभी खाते होंगे। मतलब एक एनिमल को एक ही खाता हो ऐसा नहीं है। अगर हमने इनिशियली देखें कि प्लांट है कोई और उसको अगर रैट खा रहा है, तो रैट को खाने वाले भी कई एनिमल हो सकते हैं। स्नेक हो सकता है या जैकल हो सकता है। और इसी तरह से अगर हम और फूड चेन्स में भी देखें तो और फूड चेन्स के अंदर भी ग्रास है, उसके बाद ग्रास हॉपर आ गया, फिर फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया। तो ये फ्रॉग जो है इसको भी कई और एनिमल्स खा सकते हैं। मतलब ये जो फूड चेन है इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट चेन। एन एनिमल कैन बी ईटन बाय सो मेनी अदर एनिमल्स फॉर इट्स फूड। सो ये चेन ना रह के एक उलझा हुआ वेब बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर कि प्लांट ईटर्स एनिमल जो हैं उनको कई और एनिमल्स खा रहे हैं। सो जो फूड चेन है वो क्रॉस करती है एक दूसरे को। सो कुल मिला के ये जो जाल बन जाता है इस तरह से, दैट इज़ कॉल्ड द फूड वेब। और ये फूड वेब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें क्या बताता है कि एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग बींग्स हैं दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब इसमें एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर डियर ख़त्म हो जाए तो क्या होगा। डियर ख़त्म हो जाते हैं तो क्या होगा? वो किसका फूड है? लायन का या और एनिमल्स का? या अगर इससे उल्टा करें, लायन ख़त्म हो जाए जैसे कि आजकल हो रहा है, टाइगर लायन, ये इनका शिकार बहुत ज़्यादा हो गया या पोचिंग हो गई इनकी, और इस तरह से वो ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? अगर जो टॉप मोस्ट या जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो जो प्लांट ईटर्स या हर्बीवोर्स हैं उनको कौन खाएगा? कोई खाने वाला नहीं होगा और उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और उससे क्या होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रास है, वो सब खा जाएंगे। और अगर प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तो सभी कुछ ख़त्म है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बनेगी। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़ कि ये जो फूड वेब है इसका एवरी मेंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। every member is important because all are interdependent। so this is the food web। अब आता है इसी एनवायरनमेंट को जो हमें जीवन देता है, जो हमें सस्टेन करता है, हम अपनी एक्टिविटीज़ से इसी को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हो इस टाइम कितना पॉल्यूशन है, और पॉल्यूशन से पैदा होने वाले खतरे भी आपने देख लिए। दुनिया भर के सांस के रोग हैं, और अभी ये जो कोविड चल रहा है इसका भी कुछ पता नहीं ओरिजिन, लेकिन फिर भी ये भी सांस से ही जुड़ा हुआ है और पोल्यूशन से फैल भी रहा है ज़्यादा। सो हम अपनी एक्टिविटीज़ से बहुत से तरीक़ों से नुकसान पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को। जैसे पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। और आज की वर्कशीट में हम अलग तरह का एक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत लाइफ के लिए थ्रेट है, ना सिर्फ हमारी, मतलब पूरी मानव जाति की लाइफ के लिए थ्रेट है। दैट इज़ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो व्हाट इज़ ओजोन लेयर और डिप्लीशन क्या है? सो एज शोन इन द डायग्राम, दिस इज़ अर्थ एंड ऑन द अर्थ देर इज़ अ लेयर। एटमॉस्फेयर तो आपको पता है अर्थ का, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। ये अर्थ अगर है तो इसके चारों तरफ गैस का एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। और
इसके एनवायरनमेंट में जब हम ऊपर जाते जाएं तो अराउंड 15 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में जो जोन कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाई जाती है एंड दैट स्ट्रेटोस्फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द life on earth. Why it is important for the life on earth? Because when the sun rays come to the earth, उसी के साथ अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती हैं और वो अर्थ पे अगर आ जाती हैं तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। मतलब लाइफ सस्टेन नहीं कर पाएगी अर्थ पे अगर अल्ट्रा वायलेट रेज आती। लेकिन ये जो ओजोन की लेयर परत है जो 15 किलोमीटर से अराउंड 60 किलोमीटर तक चलती है अर्थ के ऊपर, 15 से 60 किलोमीटर के अंदर मीन्स स्ट्रेटोस्फियर में जो ये ओजोन परत है ये उस अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी सुरक्षा करती है। मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज वापस पलट जाती हैं जैसे इसमें दिखाया गया है कि आई और वापस चली गई। तो उससे क्या होगा, ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज थी जो हमें नुकसान पहुंचाती वो वापस पृथ्वी तक आती ही नहीं है, वापस चली जाती है। लेकिन अब हम ऐसे कुछ काम करते ही रहते हैं, इंसानों का काम ही है कि कुछ गड़बड़ करनी होती है। तो वी डू मेक सच थिंग, जैसे रेफ्रिजरेटर बनाते हैं, एसी बनाते हैं, तो उसके साथ साथ ही कुछ केमिकल्स उसमें निकलते हैं विच आर इन शॉर्ट कॉल्ड CFC एंड दिस इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल्स की एक कैटेगरी है जो ये इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, वो इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। मतलब ये जितनी मोटी है ओजोन परत उसको धीरे धीरे छलनी करती जाती है, उसका डिप्लीशन करती जाती है, उसको रिड्यूस करती जाती है। तो जो ये मोटी परत थी धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, अब ये पतली रह जाएगी और जब ये पतली रह जाएगी तो क्या होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेज सन से आ रही थी जो कि इससे टकरा के वापस जा रही थी अब नहीं जाएंगी, रादर दे विल स्टार्ट पेनिट्रेटिंग थ्रू द ओजोन लेयर टुवर्ड्स द अर्थ। और जब वो अर्थ पे आ जाएंगी तो अलग अलग डिजीज़ का कारण बनेंगी। दे कॉज स्किन कैंसर, दे अफेक्ट द आई साइट, दे रिड्यूस द इम्यूनिटी ऑफ द ह्यूमन बींग। सो अगर इम्यूनिटी ख़त्म हो रही है तो फिर सारी बीमारियां लग जाएंगी हमें। तो ये जो ओजोन परत है जो हमारी सुरक्षात्मक परत है, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। अब हम इसी को अगर नुकसान करेंगे तो फिर वो नुकसान तो हमें ही हुआ, अपनी एग्जिस्टेंस को ही हम नुकसान कर रहे हैं। तो ये जो ओजोन परत है ये बनती कैसे है, ओजोन परत ऑक्सीजन, जब अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस में ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाती है और ये ऑक्सीजन के एटम से मिलके O3 बनती है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, इट इज़ नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ब्रीदिंग करते हैं मुझसे, वो तो ज़रूरी लाइफ के लिए, बट ये जो ओजोन है ये है पॉइजनस गैस अगर आप इनहेल करें तो। मगर ये हमारे काफ़ी ऊपर होती है तो ये हमारे पास तो आती नहीं है, ये तो काफ़ी ऊपर एटमॉस्फेयर में जहाँ हम ब्रीथ करते हैं वो तो काफ़ी नीचे हो जाता है। सो ये जो ओजोन परत है जो ऑटोमेटिकली बनती रहती है अल्ट्रावायलेट रेस के कारण ही और उनको रोकती भी है, इसको अगर हम नुकसान करते हैं तो वो नुकसान हमारे एग्जिस्टेंस पर ही हो जाता है। लाइफ ऑन अर्थ विल बी इन डेंजर वंस वी डैमेज द ओजोन लेयर। सो अर्थ पे ही कई जगहों पे ओजोन लेयर काफ़ी डैमेज हो चुकी है और हमें इसको रोकना है कि ये आगे फर्दर डैमेज ना हो। तो ये देखिए इसमें डायग्राम में दिखाया गया, ये रेफ्रिजरेशन है, AC है और ये ओजोन लेयर ब्लू से दिखाई गई है और ये ओजोन लेयर को ये नुकसान कर रहे हैं। तो अब इसके लिए हमने क्या करना चाहिए, ऐसे केमिकल्स पे बैन लगाना चाहिए। सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है उसने क्या किया है कि अब रूल बना दिया, मतलब अब ये लॉ है दैट वी हैव टू फॉलो द क्योटो प्रोटोकॉल।
सो व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल? जितनी भी कंपनीज रेफ्रिजरेशन या एसी वाला काम करती हैं, they have to make sure that their production house is not emitting the CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स केमिकल्स, वो एमिट नहीं करेंगे. दिस इज़ कॉल्ड द क्योटो प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपको एक सिस्टम सेट कर दिया है जिसको हर किसी ने फॉलो करना होता है. ठीक है, जैसे क्लास का प्रोटोकॉल होता है ना कि मैम पढ़ा रही हैं तो आप मे आई कम इन करके अंदर आते हैं. तो ये प्रोटोकॉल है, मतलब एक सेट सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना है. तो इसी तरह से जो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके अंडर उन्होंने क्या लागू किया हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल. मीन्स एवरी कंपनी और एवरी प्रोडक्शन हाउस दैट इज़ मेकिंग दी रेफ्रिजरेशन यूनिट और एसी यूनिट्स, उनको ये लिख कर देना होगा और फॉलो भी करना होगा कि उनके कंपनी से या उनके प्रोडक्शन हाउस से, फैक्ट्रीज से किसी भी प्रकार के क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स नहीं निकलेंगे. और ये क्यों किया गया है? ताकि जो ओजोन परत है उसको फर्दर नुकसान ना हो. और ये नुकसान क्यों ना हो? ताकि जो लाइफ है अर्थ पे वो चलती रहे. सो बेटा आज का काफ़ी इजी सा ही है ये चैप्टर और आपको आई होप समझ आ गया होगा. सो अब आपने इसी लेसन की रीडिंग लगानी है बुक से. एक एक लाइन को पढ़िए क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आप इजीली लर्न भी कर सकते हो. मतलब डिफ़िकल्ट चैप्टर है नहीं ये, तो आसानी से लर्न हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे. ठीक है, ओके. फॉर